हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 10 क्वेश्चंस देखेंगे आज। तो ये इंस्टा मॉड्यूल का क्विज़ेस है जो स्टैटिक टॉपिक से रिलेट करता है। तो ये जुलाई मंथ का निकला हुआ है। तो हम लोग इसे वन बाय वन देखते हैं। तो इसका वेरियस पार्ट है, जैसे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, आर्ट कल्चर के, हिस्ट्री के और इन्वायरमेंट के। तो आज हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के ऊपर ही, पॉलिटी के ऊपर ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है ये पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर है। पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर क्या है, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि ऑल द मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द हाउस, पहला है। दूसरा, इट प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस। थर्ड है, इट हैव अ स्टेटस ऑफ कंसल्टेटिव कमिटी विथ एनी मिनिस्ट्री एट द सेंटर। तो पहला चीज़ है कि कंसल्टेटिव कमिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, यानी ऑप्शन 3 जो है ना, ये पूरा ही इनकरेक्ट है। ऑल मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द हाउस। तो कुछ मेंबर इलेक्टेड बाय द हाउस होते हैं या फिर अपॉइंटेड बाय द हाउस होते हैं, और कुछ मेंबर जो है नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है। तो ये भी पहला वाला भी ऑप्शन गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन 2 जो है वही सही है कि ये रिपोर्ट जो है अपना स्पीकर को देता है या फिर चेयरमैन को देता है। तो आइए हम लोग इस आंसर को डिटेल में देखें। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस या फिर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। दूसरा है कि ये अंडर डायरेक्शन ऑफ चेयरमैन या फिर स्पीकर होता है इसका काम। इट प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस, हाउस में प्रेजेंट करते हैं, और टू द स्पीकर और चेयरमैन, स्पीकर अपने लोकसभा का और चेयरमैन अपने राज्यसभा का। हैज सेक्रेटरिएट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा एक सेक्रेटरिएट रखा गया है। कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में बोला गया, आर नॉट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये कुछ कमेटी के ऊपर है, ये पहला क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए, सिर्फ एक ही सही है, यानी ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ऑफिस ऑफ द गवर्नर के ऊपर है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, तो पहला पॉइंट है कि द गवर्नर कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू सीएम। और दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन द ग्राउंड अपॉन विच द गवर्नर मे बी मूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो पहला जो है हम लोग को पता होना चाहिए कि गवर्नर जो है अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ये स्टेटमेंट पूरा ही गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट लेट डाउन द ग्राउंड अपॉन विच द गवर्नर मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। तो ये सही है। तो ओनली ए सही है, यानी स्टेटमेंट 2, सॉरी ओनली 2 जो है वो सही है, यानी कि स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट आंसर। तो पहला चीज़ है कि रेजिग्नेशन लेटर जो है हमारा प्रेसिडेंट के पास सबमिट होता है। दूसरा चीज़ है कि गवर्नर जो है 5 साल का टर्म रहता है, मगर उससे कभी भी निकाल दिया जाएगा अगर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट हो तो। और ये जो है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई गवर्नर को निकाल दिया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता है। और प्रेसिडेंट ये भी है कि प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है एट एनी टाइम, बिना मेंशनिंग किए हुए ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल। ऐसा नहीं होगा कि उस गवर्नर को बताया जाएगा कि क्या रीज़न है आपको निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्पेशली रेलिवेंट टू सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के ऊपर कौन सा जो है ये पॉइंट में रेलिवेंट है बताया जा रहा। तो प्रियम्बल। तो प्रियम्बल अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग उसमें देखिएगा जस्टिस के ऊपर है, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमी, ये 3 चीज़ दिया हुआ है। तो सोशल इसमें है। फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारा नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी से रिलेट करता है, तो ये आंसर में नहीं होगा। थर्ड शेड्यूल में हमारा क्या बोला जा रहा है, ओथ एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ जो है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट है। तो इसका अगर आर्टिकल 23 और 24 देखा जाए तो हम लोगों को उसमें कुछ पॉइंट जो है वो ट्रैफिकिंग के बारे में है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में है या चाइल्ड लेबर के बारे में है, जो विच डिनोट्स अबाउट द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के ऊपर है। तो ये भी आंसर में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये आर्टिकल 38 और 39 से रिलेट करता है।
तो आइए इसका ऑप्शन देखा जाए तो 1 4 5 होना चाहिए, मतलब 3 ओनली 3 इज करेक्ट। तो आंसर बी ये सही है हमारा, 1 4 5 जो है वो करेक्ट है। तो हमारे जस्टिस में जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हो गया, तो यहाँ पर हमारा सोशल वर्ड आ जा रहा है। दूसरा चीज़, अगर फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग जैसा बात किए कि स्टेट का नाम और यूनियन टेरिटोरी का नाम होना चाहिए, थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेट है। अगर 23 आर्टिकल में देखा जाए फंडामेंटल राइट के, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर फोर्स लेबर के बारे में है, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज या फिर चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखें तो आर्टिकल 38 से रिलेट कर रहा है। ये क्या है, आर्टिकल 38 में वेलफेयर ऑफ द पीपल है, यानी कि सोसाइटी से रिलेट कर रहा है। और आर्टिकल 39 में है ओनली इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें बोला गया है दैट द सिटीजन मेन या वुमेन जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कम से कम होना चाहिए, ये एक ह्यूमन बीइंग का राइट्स है। तो यही क्वेश्चन है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं आगे अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग द पावर ऑफ द लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो ये लोकसभा स्पीकर से रिलेट कर रहा, तो ये पावर दिखा रहा है लोकसभा स्पीकर का। तो स्पीकर क्या है कि स्पीकर प्रोरोग्यूज ऑन द ऑन गोइंग सेशन ऑफ लोकसभा। प्रोरोग्यूज मतलब दुकान बंद, मतलब एक स्पीकर प्रोरोग्यूज नहीं करता है, स्पीकर जो है एडजॉर्न करता है कि आप एडजॉर्न कीजिए। अगर 12 बजे मीटिंग हो रहा है तो बोल देता है कि आप एडजॉर्न करते हैं और हम लोग 4 बजे मिलते हैं शाम को। तो ये एडजॉर्न करने का। प्रोरोग्यूज मतलब बंद करना। ये सेशन पूरा जो विंटर सेशन चल रहा है या मानसून सेशन या बजट सेशन चल रहा है, इसको बंद करने का बात कर रहा है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। स्पीकर इन अप्रूव्स ऑल द बिल्स बिफोर इट इज सेंट टू प्रेसिडेंट एसेंट। तो स्पीकर जो है मनी बिल से ही रिलेट करता है और मनी बिल को ही अप्रूव करता है और कोई बिल को नहीं करता है। स्पीकर हेड्स द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट एंड अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द लोकसभा। तो ये अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट जो है स्पीकर अपॉइंट नहीं करता है, इसको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट जो है ना प्राइम मिनिस्टर से रिलेट करता है, तो स्पीकर जो है अपॉइंट उसी को करेगा। और ये भी हमारा गलत है क्योंकि ये ऑल बिल्स नहीं होगा, मनी बिल होगा। तो ये नन ऑफ द आंसर जो होगा ये करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ओनली एडजॉर्न, जैसे हम लोग बात किए, स्पीकर ओनली नोटिफाइज वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, सिर्फ यही नोटिफाई करता है ओनली द मनी बिल इज मनी बिल है या नहीं है, यही सिर्फ नोटिफाई करता है। और प्राइम मिनिस्टर जो है हेड करता है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट को। अब आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमारा स्टैंडिंग कमिटी नॉट ओनली सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बट ऑल्सो द बजट। ठीक है, तो हमारा स्टैंडिंग कमिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक परमानेंट कमिटी। दो टाइप का कमिटी होता है, परमानेंट और एडहॉक कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी को परमानेंट बोला जाता है और एडहॉक जो होता है वो टेम्पोररी कमिटी रहता है। तो स्टैंडिंग कमिटी नॉट ओनली सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बट ऑल्सो देयर बजट। तो सिर्फ वो वर्क नहीं करता है वेरियस डिपार्टमेंट को, और पर उसका बजट भी देखता है, दोनों ही देखता है। पब्लिक अकाउंट कमिटी इज एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग कमिटी, ये भी सही है। पब्लिक अकाउंट कमिटी पैक PAC इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग कमिटी। मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टैंडिंग कमिटी आर इलेक्टेड फ्रॉम बोथ द हाउस। ठीक है, तो मेंबर जो है अगर देखा जाए तो लगभग सभी जो स्टैंडिंग कमिटी है उसका मेंबर जो है इलेक्टेड किया जाता है बोथ द हाउस, सिर्फ एक कमिटी छोड़ करके जिसका नाम है एस्टीमेट कमिटी। ठीक है, सिर्फ एस्टीमेट कमिटी को छोड़ करके, EST एस्टीमेट कमिटी को छोड़ करके बाकी जितना सारा कमिटी है उसको हेड कौन करेगा, वो दोनों ही हाउस से होता है, सिर्फ एस्टीमेट कमिटी ओनली लोकसभा। स्टैंडिंग कमिटी आर परमानेंट इन नेचर, तो हम लोग अभी बात किए कि दो टाइप का होता है, स्टैंडिंग एडहॉक टेम्पोररी इन नेचर रहता है और स्टैंडिंग कमिटी परमानेंट इन नेचर रहता है। स्टैंडिंग कमिटी आर मीन्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो ये एक टाइप से पार्लियामेंट्री कंट्रोल ही करता है ओवर द एग्जीक्यूटिव, तो ये भी सही है। तो हम लोग देख रहे हैं सिर्फ ऑप्शन 3 जो है वही गलत है, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है स्टेटमेंट 3 जो है ये इनकरेक्ट था। जैसा हम लोग बात कर लिए, ये पार्लियामेंट ये परमानेंट इन नेचर है, बजट को भी देखता है। पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है स्टैंडिंग कमिटी भी है, और एक्सेप्ट एस्टीमेट कमिटी जो है ऑल द मेंबर आर फ्रॉम द लोकसभा और राज्यसभा। सिर्फ एस्टीमेट कमिटी जो है यही सिर्फ ओनली लोकसभा कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
तो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द गवर्नर, इसमें से कौन सा है जो फंक्शन नहीं है गवर्नर का। द इंश्योरिंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो हम लोग को पता है कि गवर्नर का काम क्या है कि वो देखेगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर आ सकता है। दूसरा, इंश्योरिंग द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो रीजन सेम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं काम किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो उसे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो ये भी इंश्योर करता है। और थर्ड है इंश्योरिंग that the government do not disagree constitutional direction given by the बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन देता है कि स्टेट को ये करना चाहिए तो वो करना ही होगा। मगर मतलब इसका मतलब क्या है कि गवर्नर जो है ये इंश्योर कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो नॉट सच अ फंक्शन तो है, तो ये तीनों ही है, यानी आंसर जो है नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर यही डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं जो मोशन ऑफ थैंक्स से रिलेट करता है। तो मोशन ऑफ थैंक्स कब होता है, तो पहला सेशन जब होता है उसके बाद ही मोशन ऑफ थैंक्स होता है। और उसमें क्या होता है कि एक टाइप से ये होता है आपको वोटिंग होता है जिसमें हम लोग अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अगर उसको वोटिंग ठीक से नहीं मिले या मेजोरिटी में नहीं आए तो वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लग सकता है। तो देखा जाए तो मोशन ऑफ थैंक्स इज डीम्ड टू बी नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये सही है, पूरा सही है, क्योंकि अगर मोशन ऑफ थैंक्स में वोटिंग के दौरान अगर पता चले कि मेजोरिटी जो है वो अपोजिशन के पास है या फिर जो मेजोरिटी है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास नहीं है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ से लग सकता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट पूरा सही है। पहला देखते हैं, अमेंडमेंट टू द मोशन ऑफ थैंक्स कैन बी मूव्ड इन बोथ द हाउस इन सच दैट in such from as may be considered appropriate by the speaker। तो इसमें इनकरेक्ट खोजना है। तो हमारा क्या है कि पहला सही है और दूसरा जो है ये गलत है। तो गलत किस तरह है, तो अमेंडमेंट टू द मोशन ऑफ थैंक्स कैन बी मूव्ड to both the house in such a way that it considered appropriate by the speaker of the लोक सभा। तो हम लोग को पता है कि मोशन ऑफ थैंक्स जो है लोकसभा में भी होगा राज्यसभा में भी होगा। तो क्या है, लोकसभा का अपना चेयरमैन, लोकसभा का स्पीकर देखेगा और राज्यसभा का अपना चेयरमैन देखेगा। इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि इसमें इनकरेक्ट बोला गया है ढूंढने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 368। तो हमारा आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट से रिलेटेड है तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा। और इवन बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी आर्टिकल में कहीं डिफाइन नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कब आया था, केशवानंद भारती केस के समय में एक टर्म आया था बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा है कि प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस एंड वेलफेयर स्टेट, ये जो है ये अंडर है बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर है और वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये पूरा ही सही है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन बाई वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन ओनली। तो कहीं भी डायरेक्टिव वर्ड ओनली आए तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं लोचा है। तो यहाँ क्या हो सकता है कि नेशनल इमरजेंसी किस कंडीशन में होता है, तो एक वॉर के कंडीशन में तो होता ही है, एक्सटर्नल एग्रेशन के भी कंडीशन में होता है और आर्म रेवोल्यूशन के कंडीशन में होता है। तो आर्म रेवोल्यूशन, तो ये पहला जो है, दूसरा जो है ये सॉरी थर्ड जो है वो गलत है और पहला भी गलत है। तो ओनली 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड और नेशनल इमरजेंसी कैन बी रिमूव्ड ऑन अ बेसिस ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन ऑल्सो। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैक्यूले, ये कब हुआ था, तो ये चार्टर एक्ट 1834 में हुआ था। मगर चार्टर एक्ट कौन से में हुआ था, तो 1833 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट लॉ कमीशन जो है हमारा 1834 में आया था और कौन सा चार्टर एक्ट था, 1833। अगर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ देखा जाए तो 53, 61 और 79 रिस्पेक्टिवली आया था। और फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया कब आया था, 1955। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे वही चेयरमैन थे। तो इनका नाम क्या था, तो MC सीतालवाद वो थे।
अगर आर्टिकल 131 के बारे में देखा जाए तो ये किससे डील करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेट कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, स्टेट जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इन अ मैटर विद अ डिस्प्यूट विद द सेंटर। जब भी सेंटर से कभी डिस्प्यूट हो तो स्टेट गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर लेगा। तो इसका आंसर है बी हमारा, तो डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट 131 इसे याद रखना है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड, फिर ज्योग्राफी आ जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी इंस्पायर होकर के इससे अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।